बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 34 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 34 का नाम है कल्चरल कनेक्शंस, न्यूट्रिशंस, हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग अक्रॉस बॉर्डर्स। मॉड्यूल 131 से लेकर 134 इसमें शामिल है। लेसन में आपको डिफरेंट कल्चर्स में जो पाए जाने वाले न्यूट्रिशंस है, डाइट्स प्लान्स है, एक्सरसाइज जो है वो आपको लेसन नंबर 34 में बताया गया है। इसके अलावा किस तरह से डिफरेंट जो कल्चर्स है मेंटेन कर रहा है अपनी न्यूट्रिशंस को, ये लेसन नंबर 34 में ही आपको सुनने और पढ़ने और जानने को मिलेगा। लेकिन लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट हजरात से जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन का मॉड्यूल 131 का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड जो है ना वो ये इंट्रोडक्शन दिया गया है। पहले इंट्रोडक्शंस में आपको बताया गया कि क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट का मकसद ये है कि वो यूनिवर्सल क्रॉस कल्चरल और स्पेसिफिक कल्चर रिलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के मैकेनिज्म्स को ना समझने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिस्ट चाहते हैं कि वो ना क्रॉस कल्चरल फिनोमेना को समझ सके। इनका ये भी एम होता है साइकोलॉजिस्ट का कि ना वो लोगों की मदद करे और इनकी लाइफ में तब्दीली भी लाए और इनकी पोटेंशियल को समझने में मदद भी करे और अननेसेसरी सफरिंग को कम करे। जब तक साइकोलॉजी के सवालात सिर्फ क्या, कब और क्यों का जवाब देती रही ना, तो वह एक थियोरेटिकल फील्ड फिर बनती रही है। और लेकिन जब वो किसी स्पेसिफिक सवाल का जवाब देने लग जाती है ना साइकोलॉजी, जैसे कि किस तरह तब्दीली लाएं, तब वो ना एक अप्लाइड फील्ड बन जाती है साइकोलॉजी। मिसाल के तौर पर किस तरह एक कल्चरली डाइवर्स क्लासरूम में टीच किया जाए, या फिर आपको कल्चरेटिव स्ट्रेस को कम किया जाए, एथनिक ग्रुप को ना प्रोडक्ट्स कैसे एडवर्टाइज किया जाए, ये या फिर ना क्रॉस एथनिक प्रिजुडिस को कम कैसे किया जाए, एक्सेट्रा। हेल्थ वर्ल्ड वाइड में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि फर्स्ट पैराग्राफ में कि हर साल ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के मेजर काजेस और प्रीमेच्योर डेथ के डाटा पब्लिश करती है। और ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं होती कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज दुनिया भर में हेल्थ प्रॉब्लम्स के प्राइम काजेस में ना शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर आज के दिन ना 50 मिलियन से ज़्यादा लोग ना ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी 45 साल से कम है, मतलब कि 45 साल से कम है। और ये पेपर पॉइंट व्यू से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों जो रहते हैं मुल्कों में, डिफरेंट मुल्कों में, उनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की रेशो किया है 45 साल से कम। और ये वो मुल्क हैं जो दुनिया के सबसे गरीब हैं। ओके, दूसरे पैराग्राफ में आपको बताया गया कि चाइल्डहुड इलनेस की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में ना बहुत तब्दीली आने के बावजूद 2025 तक 5 मिलियन डेथ पर ईयर उन बच्चों की होगी जो 5 साल से कम उम्र के हैं। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन डेथ को ना 97% डेवलपिंग वर्ल्ड में होगा और इनमें से ज़्यादा डेथ इन्फेक्शन से, डिजीज़ और मल्यूट्रिशन की वजह से होगा। ठीक है, जो सिर्फ बच्चों में डेथ का 50% का वजह बन सकती है। और ओवरऑल इस पैराग्राफ को अगर देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंस रेशोस आपको बताई गई हैं, तो इन डिफरेंस रेशोस को आप याद या मेमोराइज कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि बार बार हम देखते हैं कि किस तरह रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और एक्सेस लोगों की ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। किसी भी मुल्क में पॉवर्टी और इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लोगों के हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे ना बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। बहुत से कल्चरल फैक्टर्स जैसे कि नॉर्म्स और वैल्यूज़ लोगों की हेल्थ के बारे में सोच और इनकी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर ना असर डाल सकते हैं। कल्चरल मिथ्स
इन एक्यूरेट फोल्क बिलीव्स और पनिशमेंट का डर लोगों को ना एड्स के एग्जिस्टेंस को जो है ना वो एड्स के एग्जिस्टेंस को ना मानने से रोकता है। मिसाल के तौर पर अफ्रीका में कोई डॉक्टर्स एड्स को डेथ का ना सबब रिकॉर्ड करने से ना कतराता है और इसकी जगह ना दूसरी डिजीज़ जैसे कि टर्बरकुलोसिस को ना रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए कई इंटरनेशनल एजेंसी का कहना है कि एड्स से रिलेटेड डेथ को ना छुपाया जा रहा है और छुपाया जाता है। ओके, तो ये अब ज़ाहिर सी बात है कि एड्स एक ख़तरनाक बीमारी है और जानलेवा भी बीमारी है, प्लस शर्मिंदगी भी समझते हैं लोग इसको, इस बीमारी को। अल्लाह बचाए, हर एक को बचाए। एजुकेशनल एंड काउंसलिंग प्रोग्राम फॉर हेल्थ में आप स्टूडेंट्स को ओवरऑल बताया गया है कि आजकल ना कल्चरल स्पेसिफिक एजुकेशनल और काउंसलिंग प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा अटेंशंस ग्रैब कर रहे हैं, मतलब कि अटेंशंस खींच रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में ना सिर्फ एक बहुत ही मशहूर और डिकेड लॉन्ग काम जो था वो फ्रीड बिमाक और रीटा चुंग का है, जो इन्होंने 2008 में क्रॉस कल्चरल काउंसलिंग के हवाले से ना नेचुरल डिज़ास्टर सर्वेयर्स के लिए किया था। और मतलब कि सब सहारन अफ्रीका में 4 तरीके के ट्रेडिशनल हीलर्स हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, जो है नंबर 1 पे ट्रेडिशनल, मतलब कि ए में है ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स है, नंबर 2 पे फेथ है हीलर्स है, नंबर 3 पे डिवाइनर्स एंड स्पिरिचुअलिस्ट है, नंबर डी पे है हर्बालिस्ट है। ओके ओके इंडो पाक में ना एक ट्रेडिशनल सिस्टम है हिकमत और ह्यूमोपैथिक मेडिसिन का, जो वाइडली प्रैक्टिस्ड और थॉट जो है वो होता है टफ होता है, सॉरी वाइडली प्रैक्टिस्ड और टफ होता है। पाकिस्तान में कई वेल एजुकेटेड लोग ना अल्टरनेटिव मेडिसिन को ना प्रेफर करते हैं वेस्टर्न मेडिसिन के बजाय ना। बहुत सी वजह होती हैं इसके पीछे, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स माफिया, ओवर परसेप्शन, साइड्स इफ़ेक्ट्स, डिजीज़ या सिम्टम्स का दोबारा आना, और नॉन इनवेसिव और नॉन हार्म रेमेडीज में ना फेथ या यकीन जिसे कहते हैं हम। आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज़ इंडियन हेल्थ बिलीफ से रिलेटेड है और अक्सर इफेक्टिव भी पाया जाता है। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन मतलब कि TCM बिना वाइड स्प्रेड है। इंडिजियस जो शैमन्स हैं और दूसरे हीलर्स अपने रोल्स प्ले करते हैं हेल्थ को ना मेंटेन और रिस्टोर करने में कई कल्चर्स में। और यहाँ से इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि अगर इन हेल्थ ऑप्शंस को ना रिजेक्ट किया जाए, अगर इन हेल्थ ऑप्शंस को ना रिजेक्ट किया जाए तो ना ये बहुत अनवाइज और इम्प्रैक्टिकल होगा। इसके लिए ना मॉडर्न मेडिसिन और हेल्थ केयर सिस्टम्स में कई डेफिशिएंसी और कम अफोर्ड करने वालों के लिए ना एसेस भी मुश्किल है। मॉड्यूल 132 इंटरेक्शंस बिटवीन न्यूट्रिशन हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग कल्चरल पर्सपेक्टिव्स के नाम से है। तो इसमें ना आपको ओवरऑल फूड एंड न्यूट्रिशंस ऑक्यूपाई द डेली थॉट्स ऑफ मोस्ट पीपल के हवाले से बताया गया है। तो इंस्ट्रक्शन से कंप्लीट ट्रांसलेट अगर देखा जाए इसको एज़ पर जो कुछ इसमें दिया हुआ है, तो ज़्यादातर लोगों के दिन भर के ना सोचने का सबब इनके खाना और जो वो है खाना पीना होता है, मतलब कि अगर क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए, इस वाले से भी होता है। ख़ास तौर पर ना उन 170 मिलियन बच्चों का जो मलोनोरिश्ड हैं, मतलब इनका ना वज़न इनकी उम्र के हिसाब से ना बहुत कम है, जबकि ना मेल न्यूट्रिशंस और इन्फेक्शंस का मिलजुल के ना असर काफ़ी ना बच्चों की मौत का सबब बनता है। और दूसरी तरफ कुछ और मुल्कों में ना वज़न का ज़्यादा होना सबसे बड़ा सेहत का मसला है। इसलिए ना ज़्यादा खाना हमेशा अच्छी सेहत का निशान नहीं होता स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें ना आपको द मेजर न्यूट्रिशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के हवाले से बताया गया है। तो सबसे पहले ये है कि एनर्जी प्रोटीन, मतलब कि एनर्जी का सोर्स क्या है?
प्रोटीन है, मतलब कि मेजर न्यूट्रिशंस क्या है हमारी ज़िंदगी के, सबसे पहले है एनर्जी है, फिर दूसरा प्रोटीन है, फिर विटामिन ए है, आयरन है, आयोडीन है और जिंक है। हर कल्चर्स में ना खाने की पसंद और कुछ ख़ास फूड के अच्छे या बुरे असरात के बारे में ना अलग अलग बिलीव्स होते हैं। और इस लास्ट वाले पॉइंट में बताया गया है कि बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में ना रुकावट को दूर करने के लिए ना सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है। एसेंशियल नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशंस, इसमें आपको बताया गया कि ग़िज़ा, ठीक है ना, ग़िज़ा मतलब कि खाना पीना जो होता है, हम जो खाते हैं फूड, ग़िज़ा 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 और न्यूट्रिशन से दुनिया भर में ना लोगों के दिमाग में ना हमेशा रहती है, चाहे वो बच्चे हों जो अपने अगले खाने के बारे में सोच रहे होते हैं, या साइंटिस्ट जो इस बात का जायज़ा ले रहे होते हैं ना कि किस तरह खाना सेहत और काम करने की सलाहियत पर ना असर डालता है। ज़्यादा खाना खाना हमेशा ना अच्छा नहीं होता, इसलिए ना ये ज़रूरी है कि ना हम ये जानें कि कौन सा फूड की क्वालिटी में ना और किस उम्र में सेहतमंद और प्रोडक्टिव बच्चे और अडल्ट्स बना सकते हैं। आमतौर पर ना लोग ना खाना खाने में सेहत और प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं सोच रहे होते, और इनका मकसद ये है कि खाने का मज़ा होना, मतलब कि खाने में मज़ा है, एनर्जी की ज़रूरत, मज़ीद एनर्जी मिले, पेट भरने का एहसास, या दूसरों के साथ खाना खाने की कुछ सोच जो है वो होती है, और या फिर सिर्फ आदत से खाना खाना होता है कि आदत होती है ना कि मैंने हर एक घंटे बाद खाना होता है, तो कुछ ऐसे लोगों में भी आदत होती है। एक्चुअल में मेरे में आदत नहीं है, मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन जो खाने की पसंद है ना वो अक्सर ना हमारे घर वालों की वजह से होती है, जो हमारे खाने के बारे में ना सोच को असर डालती है। हर कल्चर में ना कुछ बिलीव्स होते हैं जो किसी भी फूड के अच्छे और बुरे असरात को लेकर होती है। इसलिए ना हमारे खाने पे ना हमारी पर्सनल, फैमिली और कल्चरल असरात की काफ़ी गहराई भी शामिल होती है। कॉस्ट ऑफ अ पुअर डाइट, इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि कमज़ोर डाइट का जो कॉस्ट है ना काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि माल न्यूट्रिशंस और इन्फेक्शंस का ना मिलजुल के ना असर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ना बच्चों की आधी से ज़्यादा मौत का सबब बनता है। और ये जो था 1995 में पेल्टियर्स, फ्रोंगिलो और श्रोएडर्स एंड हैबिच ने रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। ओवरवेट अब यूनाइटेड स्टेट में सबसे बड़ा हेल्थ इश्यूज माना गया है। हैरानी की बात यह है कि ओवरवेट का मसला अब कुछ डेवलपिंग मुल्कों जैसे कि इंडिया और चिली में भी नज़र आने लगे हैं, जो अपनी इकोनॉमिक्स को ना बेहतर बना रहे हैं। ओबिसिटी ओबियसली अगर देखा जाए, या ओबिसिटी चाहे वो वाशिंगटन से कलकत्ता, सैंटियागो या सोमा में हो, सेहत के लिए बुरी है, क्योंकि ना इससे ना दिल की बीमारी, डायबिटीज़ और जल्दी मौत का ख़तरा होता है। और अच्छा, गरीब मुल्क में ना काफ़ी औरतें पुअर डाइट की वजह से ना छोटी होती हैं, और इनमें ना आयरन की कमी की वजह से ना एनीमिया हो शामिल हो जाता है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसलिए कई औरतें ना नॉर्मल साइज के बच्चे को ना पैदा देने के दौरान ही मर जाती है। ओके। और इस वाले पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को ब- बताया गया है कि लेकिन हमारे हमारे वक्त की सबसे बड़ी मॉरल डायलेमा ये है कि दुनिया भर में ना मिलियंस बच्चे हैं जो या तो पैदा होने के वक्त या उनके पहले 5 साल में ना मल्यूनिशिस्ट हो जाता है। मतलब कि ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है। यहाँ बच्चे ना ज़्यादा मुमकिन है कि यहाँ बच्चे ज़्यादा मुमकिन है कि बीमार हों और मर जाएं। अगर माल न्यूरिशिस्ट बच्चे 5 साल के बाद ज़िंदा बच जाते हैं ना, तो इनकी ना क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अफेक्ट होती है। वो स्कूल में अच्छे से नहीं सीखते, ना नहीं नई नए लोगों और एक्सपीरियंसेस से डर जाते हैं, डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कम हौसला होता है, और वो सोशल नहीं रहते। सिर्फ खाने की क्वालिटी बढ़ाना काफ़ी नहीं होता, ये ना एक बेकार सोल्यूशन हो सकता है। ज़्यादा खाना प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है ना
बेकार हो सकता है, और ज़्यादा आयरन भी टॉक्सिक हो सकता है। और अगर ज़्यादा बल्क खाया जाए, मतलब कि ज़्यादा तादाद में अगर खाना खाया जाए, तो बच्चों का ना एपिटाइट जो है वो ख़त्म हो जाता है। स्पेसिफिक तो बच्चे का ना एपिटाइट ख़त्म हो जाता है। स्पेसिफिक न्यूट्रिशंस और साइको सोशल स्टिमुलेशंस का मिक्स बेहतरीन है, हो सकता है। इससे अगले सेक्शंस में ना हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल आपको यही बताया गया। चाइल्डहुड माल न्यूट्रिशंस, इसमें आपको बताया गया है कि दुनिया भर में ना 30% बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं माल न्यूट्रिशड हैं। ज़्यादातर ना ये बच्चे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ना अफ्रीका और साउथ एशिया में रहते हैं। अक्सर ना माल न्यूट्रिशड बच्चे पतले या कमज़ोर नज़र नहीं आते, लेकिन ना इनकी इनकी हाइट इनकी उम्र के हिसाब से ना काफ़ी कम होती है। यानी वो ना छोटे होते हैं, अक्सर वो मॉडरेट लेवल तक ना माल न्यूट्रिशड होते हैं। सिवियर माल न्यूट्रिशंस नहीं होते। मिड माइल्ड और मॉडरेट माल न्यूट्रिशंस भी ना फिजिकल हेल्थ, लर्निंग और सोशल प्रॉब्लम्स का सबब बनते हैं। अक्सर ना माएँ हैरानी महसूस करती हैं इस हवाले से कि अगर इन्हें बताया जाए कि इनका बच्चा माल न्यूट्रिशड है, क्योंकि ना अगर बच्चा इस हालात में काफ़ी दिनों से हो तो उसकी ना बॉडी में कोई विजिबल चेंजेस नहीं हुई होती। ओके, इस वाले पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है ओवरऑल कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से जो है ना सर्वे बताया गया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब एक ज़्यादा एक्यूरेट फार्मूला यूज़ करती है जो स्टैंडर्ड डेविएशंस के ज़रिए माल न्यूट्रिशमेंट के अंदाज़ा लगाती है। अगर एक हेल्थी 4 साल का बच्चा जो 102 जो है ना CM मतलब कि हाइट है उसकी और 40 इंचज़ का है, तो ना अगर कोई बच्चा 90 CM, ठीक है, सेंटीमीटर या फिर 35 इंचज़ का है उसकी हाइट है, तो वो ना मॉडरेटली स्टंटेड माना जाता है। जो 90% से कम हाइट है ना जिनकी। अडल्ट अपना ना बॉडी मास इंडेक्स, मतलब कि अडल्ट का जो है बॉडी मास इंडेक्स है, पेपर पॉइंट भी इससे इंपॉर्टेंट है। अडल्ट अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो वेट केजी और हाइट 2 M2 का M2 का ना क्वेश्चंस होते हैं। 19 से लेकर 23 BMI बॉडी मास इंडेक्स हेल्थी होता है। 25 से ऊपर ओवरवेट, 30 जो है ना वो ओबेस और 70 से कम अंडरवेट होता है। और आपका कितना वेट है मुझे आप कमेंट्स में लाजमी बताएं। सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने जो न्यू स्टैंडर्ड 2000 में पब्लिश किया था वो अवेलेबल है, और ये आपको एक दे दिया गया है लिंक। इस पर आप क्लिक करके जो है ना वो पहुंच सकते हैं जो 2000 में आर्टिकल जो पब्लिश किया था। अगर हम वेट को माल न्यूरिशमेंट्स का इंडिकेटर्स मान कर देखें ना, तो तकरीबन 170 मिलियन बच्चे ना माल न्यूरिशड हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ना 28%, डेवलपिंग कंट्रीज़ में 28% बच्चे माल न्यूट्रिशड हैं। और दूसरे पॉइंट में आपको बताया गया कि अगर बच्चे ब्रेस्ट फीड, जो ज़्यादातर गाँव के बच्चे होते हैं, तो इन्हें ना पहले 6 महीने सिर्फ ब्रेस्ट फीड या ब्रेस्ट मिल्क पर अच्छा ग्रो किया हुआ होता है, लेकिन बाद में ना इन बच्चों से शायद इतना वज़न नहीं बढ़ाया गया, इन्फेक्शन जैसे कि धीरे और फिनोमिना की वजह से ना, और इसलिए जो फूड दिया गया था ना वो इनकी ग्रोथ और इलनेस रिकवरी के लिए काफ़ी नहीं था। और इस वाले पॉइंट में आपको बताया गया है अंडर वेट के हवाले से। तो इसमें आपको बताया गया है कि अंडर वेट बच्चे सिर्फ ना सेहत का मसाइल नहीं, बल्कि ना इन्हें ना लंबा अरसे सीखने में ना और प्रॉब्लम सॉल्व करने में ना मुश्किल होती है, और इनका इमोशनल और सोशल लाइफ भी ना अफेक्ट होता है। और इस वाले पॉइंट में आपको माल न्यूट्रिशंस का सबसे सीधा पॉइंट जो है वो बताया गया है। तो माल न्यूट्रिशंस का सबसे सीधा और सबसे बड़ा जो है वजह ये होती है कि कैलोरीज की कमी होती है, जो एनर्जी और प्रोटीन्स देते हैं जो बॉडी सेल्स बनाने के लिए ज़रूरी होता है। और मज़ीद आपको न्यू अर्बन एरियाज़ के हवाले से भी बताया गया। तो न्यू अर्बन माएँ या जो गलत सोचती हैं
कि इनके पास मिल्क नहीं है और इनका बच्चा ज़्यादा ग्रो के लिए एक्स्ट्रा फूड चाहता है, और इसलिए ना वो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ ना दूसरे फूड और लिक्विड्स जैसे कि सीरियल्स हो गया या सीरियल हो गया, फ्रूट या काउ मिल्क्स और चाय भी देती हैं, जो इनको ना मतलब कि माँ के मिल्क फ्लो को अफेक्ट करता है। ओके, आगे लास्ट वाले पॉइंट में आपको बताया गया है कि जब बच्चे 4 से 6 महीने के होते हैं ना तो ब्रेस्ट मिल्क ही ना काफ़ी होता है, लेकिन इस उम्र के बाद ना इन्हें ना सेमी सॉलिड फूड्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, सीरियल्स और एग्स चाहिए होते हैं, जो ब्रेस्ट मिल्क के साथ दिए जाते हैं। ओके, सोल्यूशन क्या है? तो इसमें ना आपको बताया गया है कि न्यूट्रिशंस और हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए ना काफ़ी आइडियाज़ दुनिया भर में ना ट्राई किए गए हैं और एवेल्यूएट मतलब कि इनको मज़ीद जो है इन पर अमल भी किया गया है। नंबर 1 पे है एग्रीकल्चर की यील्ड्स को ना इम्प्रूव करने के अलावा ना गवर्नमेंट से ना हॉस्पिटल्स में ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाए और इन्फेंट फार्मूला वाले बॉटल्स का यूज़ को बैन किया जाए, और ये दोनों न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स बहुत सक्सेसफुल साबित हुए हैं। और सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया कि फूड को आयोडीन मतलब कि आयोडाइज्ड साल्ट से ना 45 करना और बच्चों के ड्रिंक्स और स्नैक्स में ना विटामिन ए और आयरन ऐड करना। एक अल्टरनेटिव ये है कि बच्चों को हर 6 महीने में ना विटामिन ए की ड्रॉप से दी जाए जब इन्हें ना इलनेस से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। इससे ना डायरिया और मेसलेस की ड्यूरेशंस और सेवेरिटी कम होती है और चाइल्डहुड डेथ का 30% तक ना कम किया जा सकता है, और ये आँखों की ना रोशनी में भी मदद करता है। ओके, और सेकंड लास्ट वाले पैराग्राफ में इस 2 लाइनों में बताया गया है कि एनीमिक बच्चे अगर ना सप्लीमेंट्री आयरन डेली लेना तो इनकी ना एपिटाइट और एक्टिविटी बेहतर हो जाती है, बिना मलेरिया होने के ख़तरे जो है ना वो मलेरिया होने के ख़तरे के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और लास्ट में आपको बताया गया कि जिंक सप्लीमेंटेशन से पहले 2 साल में ना सिर्फ डायरिया और फिनोमिना की ड्यूरेशंस और सेवेरिटी को कम करता है बल्कि ना बच्चे का वज़न भी बढ़ाने में मदद करता है। मॉड्यूल 133 यूनिवर्सल हेल्थ एंड फिटनेस प्रैक्टिस के नाम से है, तो इसमें आपको बताया गया कि फर्स्ट पैराग्राफ में कि हेल्थ और फिटनेस मतलब ये कि हेल्थ जो हमने डिस्कस किया था, जब हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, ये ना हमारे जिस्म्स और जहन को ऑप्टिमम फंक्शंस हैं। ओके, और हर पहलू में ना मटेरियल्स और नॉन मटेरियल्स दोनों एस्पेक्ट्स में ना खुशहाली भी है। फिटनेस का कॉन्सेप्ट बीमारी और हेल्थ मॉडल से आगे है, और ये बॉडी के मैकेनिज्म्स को ना ऑप्टिमम कंडीशंस में ना मेंटेन करने का भी है थ्रू डाइट, एक्सरसाइज से टाइमली रेमेडीज फॉर डाइस फंक्शंस और अपने इंटरनल रेजिलियंस स्ट्रेंथ्स को ना हार्नस करना भी है। आज के ग्लोबल वर्ल्ड में ना फिटनेस बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ना एक मोटिवेशन बन गया और इसके बारे में वाइड स्प्रेड अवेयरनेस है। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में तो यही बताया गया था। सेकंड पैराग्राफ में आपको बताया गया है ओवरऑल के फ़िज़िकल फिटनेस की जो है ना डेफिनेशंस आपको बताई गई है। तो आसान लफ्ज़ों में फ़िज़िकल फिटनेस से मुराद है कि जिस्म ना किस तरह से अपने इन्वायरमेंट्स के साथ अडेप्ट कर सकते हैं और डेली एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अच्छी फ़िज़िकल फिटनेस सिर्फ इसलिए नहीं है कि ना एक शख्स अपने काम आसानी से कर सके, बल्कि ना इसे उस एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, उससे ना एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है फिटनेस अपने आप को मेंटेन करने से, जिससे ना वो अपने फ्री टाइम को एंजॉय कर सकता है, और ये इंश्योर करता है कि जिस्म अपने इन्वायरमेंट के एक्सपेक्टेड चेंजेस और डेली प्रेशर्स के साथ अडेप्ट कर सकता है। फिजिकल फिटनेस के 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस और नंबर 2 पे है स्पोर्ट्स रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। ओके, तो मैं स्पोर्ट रिलेटेड फिजिकल फिटनेस को प्रेफर करता हूँ। अच्छा, पर्पस क्या है, मतलब ये कि मकसद क्या है, और हेल्थ बॉडी क्वालिटी लाइफ जो है ना वो बताए गए हैं साथ में। एलिमेंट्स अगर बात की जाए तो कार्डियो
कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस करना, मतलब कि कार्डियो एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारा बॉडी वेट या बेली वेट जो है वो कम होता है। फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है जिस्म में। ओके, मसल की जो स्ट्रेंथ है वो भी मतलब कि मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस वो भी हो जाती है। बॉडी कंपोजिशंस हो जाती है और न्यूरो मस्कुलर रिलैक्सेशंस होती है। अक्सर हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करवाते हैं ना क्लाइंट्स को, तो ये न्यूरो मस्कुलर रिलैक्सेशंस है, मतलब कि हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो रिफ्रेश महसूस करते हैं जब हम हेल्थ बॉडी जब हम दो तरह की फिटनेस को मेंटेन करते हैं, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस या स्पोर्ट्स रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। ओके, आगे आते हैं स्पोर्ट रिलेटेड फिजिकल फिटनेस की बात करें तो इसमें ना मकसद क्या होता है स्पोर्ट रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का। सबसे पहले है कि मुकाबले में ट्रॉफीज और हॉनर्स जीतना। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब कि कार्डियो रेस्पिरेटरी को बढ़ाना और मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को बढ़ाना, जो कि जिम करने से भी होती है। और फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है जिस्म में, और साथ में यह कि बॉडी कंपोजिशंस होती है, मतलब कि बॉडी के अंदर ना तोड़ फोड़ होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे मसल्स और हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो मज़ीद रिफर्निश्ड होते हैं। न्यूरो मस्कुलर रिलैक्सेशंस होती है, एगिलिटी होती है, बैलेंस बनता है, स्पीड हमारी फोकस और स्पीड ये हमारी बढ़ती है, और पावर मतलब ये कि स्ट्रेंथ हमारी जो है वो मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाती है। कोऑर्डिनेशंस मतलब ये कि हम अपने आप साथ अपनी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। ओके, आगे है टोटल फिटनेस। अच्छा, ये ना आपको सोर्स दिया गया, लिंक दिया गया है एक आर्टिकल, ये जो कुछ भी हमने ना स्पोर्ट रिलेटेड फिजिकल फिटनेस और हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस जो हमने पढ़े थे, इनको अगर आप मज़ीद अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा आर्टिकल्स पे आप स्टूडेंट्स पहुंच जाएंगे, तो आप रीड आउट कर सकते हैं। टोटल फिटनेस क्या है? टोटल फिटनेस का मतलब है कि एक ऐसी फिट शख्स का होना जो स्ट्रेस और मॉडर्न लाइफ के ना डेली स्ट्रेन से ना कॉपी कर सके, और इसके पास हाई लेवल ऑफ कार्डियोवास्कुलर्स और मस्कुलर फिटनेस हो, और वो अपनी सोशल रिलेशनशिप को ना अच्छी तरह मेंटेन कर सके, और एक एक्टिव लाइफ स्टाइल्स जो है वो यूज़ करे जो अच्छी हैबिट्स पर मुश्तमिल हो। टोटल फिटनेस के हवाले से एक और आपको बात बताई है, तो एक टोटल फिटनेस एक मल्टीपल डायमेंशनल कंसेप्ट है जो इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, मेंटल, न्यूट्रिशनल और फिजिकल फिटनेस को शामिल करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फिटनेस के ना 5 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पे है मस्कुलर स्ट्रेंथ, नंबर 2 पे है मस्कुलर एंड्योरेंस, नंबर 3 पे है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, और नंबर 4 पे है मोटर फिटनेस, और नंबर 5 पे है फ्लेक्सिबिलिटी। मज़ीद आपको कल्चरल प्रैक्टिसेस और फिटनेस के हवाले से बताया गया, तो कल्चरल प्रैक्टिसेस और फिटनेस दुनिया भर में ना कई फिटनेस प्रैक्टिसेस और हेल्थी हेल्थी हैबिट्स हैं जो कल्चर्स के ना बीच अडेप्ट की गई हैं। इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस हर कल्चर्स में ना मौजूद थी, और आजकल वो ग्लोबली रिसर्च और प्रैक्टिस की जा रही है। ठीक है ना, ये मतलब ये कि हमारे कल्चर्स में शुरू से ये चलती आ रही है तकरीबन, जैसे कि योगा तकरीबन 5000 पहले की ये तकनीक है। ओके, ये फिजिकल फिटनेस को लेकर। ओके, योगा क्या है? योगा एक पुरानी और कम्प्लेक्स प्रैक्टिस है जो इंडियन फिलोसफी में रूटेड है, और ये एक ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के तौर पर दुनिया के पुराने रिलीजियस में भी शुरू हुई थी। योगी वो शख्स होता है जो कंटेम्पलेशन से करता है, बॉडी अवेयरनेस रखता है, और जिस्म और जहन के दरमियान पूरा हारमोनी जो है वो होता है। इसमें ना सेल्फ डिसिप्लिनरी और फोकस ज़रूरी होता है। मॉडर्न दुनिया में ना योगा को फिज़िकल और मेंटल वेलबींग को ना प्रमोट करने का ना एक तरीका समझा जाता है। ओके, तो ये आपको डिफरेंट योगा की प्रैक्टिस को लेकर, या जो योगी हैं वो उनकी पिक्चर दिखाई गई हैं। आप भी कर सकते हैं अगर योगा में इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स, और करना चाहिए। और इसमें मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैंने भी ट्राई करना है। ओके, मॉड्यूल 134 जो है वो हेल्थ पॉलिसीज़ एंड रिसर्च फाइंडिंग्स के नाम से है, तो इसमें ना कल्चर के असरात के हवाले से बताया गया ओवरऑल। तो हमारी सेहत किस तरह से है, हम अपनी सेहत को कैसे मेंटेन करते हैं, और जब हम बीमार होते हैं तो क्या करते हैं। ओके,
आप क्या करते हैं? मैं तो फिर डॉक्टर से चेक कराता हूँ, अल्लाह से दवाई मांगता हूँ। हर कल्चर में ना हेल्थ को डिफाइन और कंसेप्शलाइज्ड करने का ना तरीका बहुत अलग होता है। क्या सेहत सिर्फ बीमारी का ना होना है? क्या सेहत का मतलब एक ऐसी होलिस्टिक और बैलेंस्ड स्टेट है जो इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो, जब इंसान की ज़िंदगी में यहाँ सब कुछ ठीक हो। इसके अलावा आपको रिसर्च के हवाले से भी बताया गया, तो रिसर्च ने हेल्थ को समझने के लिए एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप की है। ओके, अब क्या डेवलप की है इंटरडिसिप्लिनरी जो है रिसर्च या अप्रोच? तो ख़ास तौर पर नॉन वेस्टर्न कल्चर्स और इनकी वेलबिंग के ना परसेप्शंस पर। और ये ना बिल्कुल वाजिया है कि वेस्टर्न बायोमेडिकल से अंडरस्टैंडिंग दुनिया की हेल्थ और इलनेस का ना एक ही तरीका नहीं है। हर कल्चर में ना हीलर्स का ना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है एवोल्यूशन से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में। ओके, और इन दो लाइनों के छोटे से पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि फ़िलोसफीज़ का फ़र्क, रिलीजियस असरात, मेडिकल्स प्लांट्स का इस्तेमाल और वेस्टर्न मेडिसिन से सब का ना सबका हेल्थ की डेफिनेशंस और मेंटेनेंस में ना अपना रोल है। ओके, कंसेप्चुअलाइजेशंस ऑफ हेल्थ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि जिसम कोई कोई बीमार ना होना, अच्छा खाना, अच्छा सोना, वेट मेंटेन करना और दर्द से फ्री होना, ये सब ना वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ है। ओके, और आ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, और सिर्फ बीमारी या कमज़ोरी का ना होना है। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1994 में कहा था। हमारी हेल्थ का जो तयन है ना, हमारी हेल्थ जो है वो रेस, उम्र और जहाँ हम रहते हैं ना, रिलीजियंस और फैमिली के हेल्थ के कॉन्सेप्ट से होता है। और ये सब फैक्टर्स मिलकर ना ये डिसाइड करते हैं कि हम कितने हेल्थी हैं और हम अपनी हेल्थ के हेल्थ को ना कैसे रिपोर्ट करते हैं, जो कि कल्चर पे डिपेंड करती है। एस एस मतलब ये कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और हेल्थ का मतलब है कि हेल्थ में ना डिस्पैरिटीज़ होती है जो असेस क्लास और अफोर्डेबिलिटी की वजह से होते हैं। हेल्थ बिहेवियर्स, इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि हेल्थ बिहेवियर्स को लेकर ही लास्ट पॉइंट में बताया गया है। हेल्थ बिहेवियर्स का मतलब है कि हम किस तरह का लाइफस्टाइल्स जो है वो यूज़ करते हैं या अपनाते हैं, जैसे कि खाने की आदतें, एक्सरसाइज, नींद, स्ट्रेस से कॉपी करना और रिक्रिएशंस। ओके, हम अपने जिस्म से और इसके ना फंक्शंस के बारे में कितना अवेयर हैं, और हम अपनी सेहत को नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ के दौरान किस तरह से जो है वो देखभाल करते हैं ओवरऑल। ये था आपका लेसन नंबर 34। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब पेपर पॉइंट व्यू से मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्या क्या आप स्टूडेंट्स से पूछा जा सकता है, क्या क्या आप स्टूडेंट्स की जो है किस्मत के मुताबिक आ सकता है, क्योंकि काफ़ी सैंपल होते हैं विच यूनिवर्सिटी के डाटाबेस में, तो हर एक स्टूडेंट्स को डिफरेंट ही पेपर आता है। तो लिहाजा कोई अभी आपकी किस्मत है कि मेरे बताने से किसको जो है वो लग जाए, मतलब कि तुक्का शुक्का जो भी है। अब इन द स्टार्टेड अगर बात की जाए तो पेपर पॉइंट व्यू से इसमें जो इम्पोर्टेंट है, और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट या फिर जो साइकोलॉजी जो है ना वो एक किस्म का बची रही है थियोरेटिकल डिसिप्लिन्स के साथ। अगर हम व्हाट, व्हेन एंड व्हाई अगर ढूंढते हैं तो ये जो है वो कब अप्लाइड होता है, और जब हम हाउ टू चेंज कर होते हैं ये कब अप्लाई होता है। तो इस तरह से आपको ना घुमा फिरा के ना एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट का मकसद किया है कि वो दोनों को एग्जामिन करें, यूनिवर्सल और क्रॉस कल्चर को, और स्पेसिफिक कल्चर रिलेटेड मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी को। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ वर्ल्ड वाइड क्या बताती है, जो शवाहिद हैं क्या बताते हैं कि माल न्यूट्रिशन और प्री मेच्योर डेथ किस तरह से हो रही है। ओवरऑल आपको इस रिसर्च में मतलब कि इस पूरे जो है ना पॉइंट में, पूरे पैराग्राफ में, दोनों पैराग्राफ में बहुत कुछ बताया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एमसीक्यू से इसमें से बनते हैं, जैसे कि 50%, 5 मिलियन, 97% 2025, 45 ईयर्स, 50 मिलियंस एक्सेट्रा।
और अगर आई जाए तो अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू रिसोर्स की तरफ, तो इसमें एड्स जो है वो अफ्रीका में रेशो ज़्यादा पाई जाती है, और एड्स में बीमारी को जो है वो जाहिर करने के बजाय किस जो है वो बीमारी से जोड़ दिया जाता है, तो टर्बरक्लोसिस से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, टर्बरक्लोसिस मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। ओके, और नीचे अगर आया जाए तो एजुकेशनल एंड काउंसलिंग प्रोग्राम फॉर हेल्थ में अगर देखा जाए तो ये लास्ट वाली जो लाइन मैंने हाईलाइट की है यही इंपॉर्टेंट हो सकती है। और फर्दर ये है कि सब सहारन अफ्रीकन में 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो ये हाईलाइट की हुई हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। TCM से क्या मुराद है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसन है। और पाकिस्तान में इंडो पाक में कौन सी ट्रेडिशनल सिस्टम्स यूज़ होता है, हिकमत और होम्योपैथिक मेडिसन यूज़ होता है। ओके, और अल्टरनेटिव मेडिसिन कौन सा है, मेन स्ट्रीम वेस्टर्न मेडिसिन है। ओके, और यहाँ पे अगर मॉड्यूल 132 के बारे में बात की जाए तो बिटवीन न्यूट्रिशंस हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग कल्चरल पर्सपेक्टिव्स में जो है 170 मिलियन, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फूड और न्यूट्रिशंस जो है वो हमेशा से हमारी डेली थॉट्स में, ख्यालों में, ज़्यादा लोगों के ख्यालों में पाई जाती है, और तकरीबन 170 मिलियन जो चिल्ड्रन है वो माल न्यूट्रिशन है। ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मेजर न्यूट्रिशंस कौन से हैं, एनर्जी है, प्रोटीन है, विटामिन ए है, आयरन है, आयोडीन और जिंक है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर नीचे आया जाए तो इसको बस आप 2-3 मरतबा पढ़ लेना, एसेंशियल नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशंस को लेकर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इसमें से घुमा फिरा के ही आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि प्रोडक्टिव चिल्ड्रंस किस तरह से होते हैं, और सोशिएबिलिटी ऑफ ईटिंग क्या होती है, और उसके बाद गुड एंड बैड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं सर्टन फूड्स के, और फूड एंड न्यूट्रिशंस जो है ये तो मैंने ऑलरेडी बता दी है। कॉस्ट ऑफ अ पुअर डाइट में आप स्टूडेंट्स को क्या क्या पूछा जा सकता है देख लो एक दफ़ा, इसमें ना आपको 5 ईयर्स मतलब कि फ़र्स्ट 5 ईयर्स में क्या है कि माल न्यूट्रिशन होता है एक बच्चा, और अगर वो निकल जाए उन हालातों से तो क्या होगा कि उसको इन्फेक्शन डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट जो है ना उनकी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक है ओवरऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और वाशिंगटन से कोलकाता और सेंटियागो और सोमाओ ये जो है किस टाइप की कंट्रीज़ हैं फूड को लेकर, तो ये जो है ना ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नीचे चाइल्ड माल न्यूट्रिशंस क्या होता है, ऑलमोस्ट जो 30% जो होते हैं वो बच्चे जो हैं वो 5 ईयर्स ऑफ एज में ना वो अंडर वेट होते हैं। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अफ्रीका और साउथ एशिया में भी काफ़ी देखा गया है। और इसमें ना काफ़ी दादोशुमार आपको दिए गए हैं, डिफरेंट घुमा फिरा के ना आपको दिए गए हैं दादोशुमार। अभी इनको याद रखना आप स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी एमसीक्यूज़ बनते हैं, एक एक अगर मैं एमसीक्यूज़ बनाने लग जाऊँ ना या बताने लग जाऊँ या शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बताने लग जाऊँ तो बहुत मतलब कि 100-200 निकल आएंगे इसमें से इजीली। और इसलिए तो PSY 408 का जो पेपर है टफ होता है ऑलमोस्ट जो है ना वो, क्योंकि वो हेल्थ साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और ये जितना भी लेसन नंबर 34 है ये हेल्थ साइकोलॉजी से रिलेटेड है। और यकीन मानो कि उस अक्सर ना वो स्टूडेंट्स क्या कह रहे होते हैं कि पेपर बहुत टफ है, बहुत टफ है PSY 408 हेल्थ साइकोलॉजी का, तो लिहाजा इसको मैं अब स्किप कर रहा हूँ। जिंक जो है वो सप्लीमेंट्स किसके लिए इस्तेमाल होता है, और एनीमिया चिल्ड्रन के लिए कौन सा जो है वो फूड अच्छी होती है, 45 फूड्स क्या होते हैं, और एग्रीकल्चर यील्ड गवर्नमेंट्स को क्या किस तरह से सपोर्ट कर रही है। और यहाँ पे यूनिवर्सल एंड फिटनेस प्रैक्टिस कौन कौन सी हैं, 2 तरह से प्रैक्टिस होती है, एक हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है और स्पोर्ट्स रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और डाइस फंक्शंस हार्नेसिंग कब होता है, ऑप्टिमम कंडीशन थॉट डाइट क्या है, और फर्दर ये कि आपसे पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्स बताएं स्पोर्ट रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के, तो इसी तरह आपको हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के एलिमेंट्स के बारे में भी पूछा जाता है, और फर्दर इनका पर्पस भी पूछा जा सकता है। और नीचे आया जाए तो इसमें टूल फिटनेस क्या है, इसकी डेफिनेशंस, इसकी मायनी, और प्लस टूल फिटनेस 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस कौन कौन से हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। और ये यकीन मानो कि अगर मैं इसको सारों को हाईलाइट कर दूँ ना तो फिर ऐसे लगेगा कि जैसे पूरा ही हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही रखूँ, लेकिन फिर भी मेरे इस वाले चैप्टर को देखा जाए तो इस वाले चैप्टर के इस वाले हैंड आउट को मैंने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो है वो भी इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि कल्चर जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन कर रहा है कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ हेल्थ को लेकर, तो ये सारा आपको इसमें बताया गया है। तो कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ हेल्थ को लेकर जो है वो ये डिफरेंट कंसेप्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको जैसे कि सेस है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और साथ में हेल्थ बिहेवियर मींस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 34 का ओवरव्यू। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।